Yes, today we are going to study the most important topic known as the cardiovascular system, and it is very important for your examination point of view. These are mainly for the NEET aspirants who are preparing for their best and for the coming futures and for the doctors in their life. And let's start this cardiovascular systems. And this cardiovascular systems, in the first part we can study, like you can go through the topic sequence by sequence. In this normally we can study about the circulatory systems, like importance and what do you mean by the open or the closed form of circulatory system, and also the human hearts or the chambers and the pericardium and the conducting systems and the heartbeat along with the regulations. And we can also go through the several cardiac cycles and the ECGs or several diseases related to this. And welcome for the new chapters or the new topics for us. And last I introduce myself as Dharanjay Chaturvedi, and go to the topics like the circulatory system. And first understand व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. मुझे सबसे पहले ये समझना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसका काम क्या है. ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसका मेन जो वर्क है वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन का. ये नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन करता है. अब बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन किस किस सब्सटेंस का ये ट्रांसपोर्टेशन करता है. तो नॉर्मली जो हम लोग खाना खाते हैं तो जो भी डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस है और चाहे जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, तो डाइजेस्टिव्स जो हैं, जो भी डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस है, चाहे जो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको जब शरीर से हमें बाहर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए उस सब्सटेंस का. वो ट्रांसपोर्टेशन कौन कराएगा, ये सर्कुलेटरी सिस्टम्स का. अच्छा, जो हम लोग मान लीजिए कि जो हम लोग रेस्पिरेटरी गैसेस है जो एक्सचेंज कराते हैं, लंग्स एक्सचेंज होते हुए ब्लड में जाएगा, ब्लड से आपके हार्ट में जाएगा और हार्ट पूरे बॉडी में पंप करता है. पंप करने के बाद क्या हुआ कि ऑक्सीजन और चाहे जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो गया शरीर में, फिर उधर से बैक जो है ऑक्सीजन गया शरीर में, फिर उधर से आपको CO2 ये बैक लाता है. तो दो रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे कि O2 शरीर में ले जाना और शरीर से बाहर ले आना जैसे CO2, और इनका ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम करता है. और जैसे कि मान लीजिए सेवरल हार्मोन्स है, जैसे हम लोग पढ़े होंगे कि हार्मोन्स मेनली रिलीज इन इंडोक्राइन बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड्स. और आप भी जानते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो अपना हार्मोन का जो सिक्रीशंस है वो डायरेक्टली कहाँ करें, डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में करें. ठीक है, तो ये आपके हार्मोन्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और सेवरल ड्रग्स के लिए, जो भी हम लोग दवा खाते हैं तो वो दवा भी हमारे बॉडी में किसके थ्रू जाता है, तो यही ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के थ्रू ये सब जाते हैं. ओके, अब बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय ओपन और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ओपन और क्लोज टाइप में क्या अंतर है कि जो ओपन फॉर्म है वो तो ब्लड को तो पंप करता है, और ब्लड पंप करने के बाद से वो लार्ज ब्लड वेसल्स में जाता है. लार्ज ब्लड वेसल्स के बाद से जो उसका जो ब्लड है, ठीक है, वो अब जाता है, बहुत सारी साइनसेस होते हैं, ब्लड साइनसेस में जाते हैं, चाहे सेवरल जो डायरेक्ट वो ओपन चैम्बर्स में ओपनिंग में चले जाते हैं. ठीक है, और ब्लड जो होता है कलरलेस होता है. अगर इसमें मान लीजिए किसी टाइप का अगर कलर प्रेजेंट होता है तो वो प्रेजेंट होता है आपके ब्लड प्लाज्मा में, ना कि हम लोग का जो ब्लड का जो कलर होता है वो होता है रेड. ठीक है, तो रेड कलर जो है होता है वो किसके चलते हैं, हीमोग्लोबिन के चलते. तो हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपके RBC में प्रेजेंट होता है. वैसे ही जो क्लोज्ड की बात करते हैं तो क्लोज्ड में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, द वट एवर द ब्लड वेसल्स इन द क्लोज्ड फॉर्म, दे आर वेरी वेल डेवलप्ड and they are mainly have the colored blood, and this colored blood is due to what, due to hemoglobin. And this hemoglobin pigment is present where, in the RBC. And in the RBC what is present, or hemoglobin what is present, iron. Okay, this iron is also present in what form, ferrous form. And for the
example point of view, we can learn only two examples regarding this. And in these conditions, like in the open, they have the arthropod or the mollusca. They have arthropod or the mollusca. They have normally open type of what circulatory system, but in this condition the vertebrae and also the annelida in the have the closed circulatory system. Okay, and we go to the several, like directly on the heart or the heart. We must know about the heart and where this heart is present. We can first understand this heart, and this heart is what you should study about human heart. And human heart is mainly what it is mesodermal origin. आप भी जानते हैं कि जो लेयर्स होते हैं जो गैस्ट्रुलेशन स्टेज में बनते हैं, जैसे कि हो गया मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। तो ये जो हार्ट है हमारा, ये जो हार्ट है वो कौन सा ओरिजिन होता है, मेसोडर्म, और एक वो आपके जैसे ये मेडिएस्टिनम रीजन में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मेडिएस्टिनल रीजन में, और ये मेडिएस्टिनल रीजन में प्रेजेंट होता है एकदम क्लिंच फिस्ट की तरह। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे, और इसमें आप अपना हैंड अगर डाल दिए हैं ऐसे क्लिंच फिस्ट मुट्ठी बंद की तरह, उसमें ऐसे ये मेडिएस्टिनम में ये प्रेजेंट होता है। कौन? हार्ट अपना। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि इसमें जो है नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि इसमें इसके प्रोटेक्शन के लिए इसमें क्या होता है, पेरिकार्डियम। इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या होते हैं इसमें, पेरिकार्डियम। और हम पेरिकार्डियम के बारे में समझेंगे। जो ये पेरिकार्डियम होता है, तो ये इसमें जैसे कि पेरिकार्डियम है दो टाइप का है। एक तो हो गया पेराइटल और एक हो गया आपका विसरल। ठीक है, तो जो पेराइटल है चाहे सेरस पेरिकार्डियम है, और जो है एपिकार्डियम जो विसरल और सेरस और विसरल लेयर वाला जो है। ठीक है, तो दो टाइप के पेरिकार्डियम होता है, और इस दो पेरिकार्डियम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल कैविटी। और इस पेरिकार्डियल कैविटी में एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या काम है, ये क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर। और आप भी जानते हैं कि शॉक एब्जॉर्बर, इसके पहले जैसे कि आप जानते हैं कि CSF भी शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। इसके बाद से बात कर सकते हैं जैसे कि प्लूरल फ्लूइड्स में, जो कि आपके लंग्स में प्रेजेंट होता है। तो ये भी क्या होता है, सब ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। वैसे ही ये पेरिकार्डियल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, वो भी शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ठीक है, और इसमें 3 लेयर्स होते हैं। एक होते हैं जो आउटर होते हैं वो पेरिकार्डियम होते हैं, पहला लेयर जो बाहर। दूसरा जो थिकेस्ट लेयर होता है जो हार्ट का, वो होता है मायोकार्डियम। और थिकेस्ट लेयर जो होता है आपके जिस लेफ्ट वेंट्रिकल में थिक होता है। कारण क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल अगर थिक होता है, क्योंकि उसको मैक्सिमम प्रेशर से ब्लड को क्या करता है, पंप करना रहता है पूरे बॉडी में। ठीक है, चाहे मतलब टुवर्ड द ग्रेविटी हो चाहे अगेंस्ट द ग्रेविटी हो, तो उसमें वो अपने ब्लड को भेजता है। और इंडोकार्डियम जो होता है वो सबसे इनर लेयर को क्या कहते हैं, इंडोकार्डियम। तो तीनों जैसे मेनली ये प्रोटेक्शन करते हैं और इसको बचाते हैं। और पेरिकार्डियम जितने भी लेयर्स होते हैं उनका काम क्या है, प्रोटेक्शन। और क्या कर सकते हैं, उसमें जो फ्लूइड है वो आपको नॉर्मली चोट से और चाहे शॉक एब्जॉर्बिंग की तरह ये काम करते हैं। अब बात करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें हार्ट के कितने चेंबर्स होते हैं। मेनली हार्ट के जो भी हार्ट है इसके 4 चेंबर होते हैं ह्यूमन हार्ट के। जैसे मान लीजिए कि ये चेंबर है हार्ट का, और इसमें क्या है,
कि ये जो है राइट ऑरिकल है और ये है राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो राइट ऑरिकल है इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से क्या होता है कि इसमें ब्लड आता है। कौन से? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो सुपीरियर पार्ट से आता है बॉडी से, इसको सुपीरियर वेना केवा कहते हैं, और जो इन्फीरियर बॉडी पार्ट से लाता है इसको कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, तो वेना केवा जो होते हैं वो ओपन कहाँ होते हैं? राइट ऑरिकल में। फिर इसके बाद से ये जो ब्लड है वो आपके आता है ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, यहाँ पे कौन सा होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व में क्या प्रेजेंट होते हैं? और ये ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ प्रेजेंट होता है? देखिए, जैसे ये राइट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल है, और इसको कहते हैं किसके जंक्शन पे है? आर्टरिया और वेंट्रिकुलर के जंक्शन पे है, इसको कहते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर जंक्शन। ठीक है, ये आर्टेरियल जंक्शन, ये भी वेंट्रिकुलर जंक्शन। तो ये नॉर्मली जो आपका प्रेजेंट होता है आर्टरियो वेंट्रिकुलर जंक्शन पे, तो आर्टरियो वेंट्रिकुलर जंक्शन पे राइट साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं? अगर राइट साइड की बात करें और लेफ्ट साइड की बात करें, तो राइट साइड पे प्रेजेंट होते हैं आपके ट्राइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं आपके मिट्रल या बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अब जो ये ब्लड है अब राइट वेंट्रिकल से होते हुए कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपके लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद इस ब्लड का क्या होता है? किसके लिए जाएगा? प्यूरिफिकेशन के लिए। अब कौन ले जाता है इसको? पल्मोनरी आर्टरी। कौन ले जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। इसको आप याद रखिएगा, पल्मोनरी artery brings the blood from right ventricle to lungs. Okay, and after the lungs it can get purified. After getting purified की जगह हम लिख सकते हैं अच्छा से ऑक्सीजनेशन, it go back to what? लेफ्ट ऑरिकल। अब ये कहाँ जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। और यहाँ पे जो लेफ्ट ऑरिकल में जो लाते हैं वो कौन लाता है इसको? वो लाते हैं आपके पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन से होते हुए कहाँ आएगा? लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके आ जाता है आयोटा से होते हुए पूरे सेवरल आर्टरीज, कैपिलरीज से होते हुए पूरे बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ब्लड। ठीक है, तो मेनली इसमें 4 चेंबर की बात की है। कौन कौन से? तो ए हो गए राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड से क्या निकलता है? आयोटा। ठीक है, और राइट साइड से निकलता है पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ एंट्री क्या करता है? पल्मोनरी वेन लेफ्ट आयोटा में। यहाँ क्या एंट्री करता है? तो वेना केवा, एक होता है सुपीरियर वेना केवा, एक होता है इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, समझ में आया? तो फिर समझ में आया तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो बात करते हैं कि ये तो नॉर्मली इसके चेंबर्स के बारे में बात हुआ। फिर इसमें आप देख सकते हैं आसानी से, जैसे मान लीजिए ये जो आप देख रहे हैं वो ट्राइकस्पिड वाल्व, फिर यहाँ ये जो देख रहे हैं आपको पल्मोनरी वाल्व से होते हुए ये ब्लड बाहर जाता है। फिर ये आप देख रहे हैं बाइकस्पिड, फिर यहाँ से आयोटा के होते हुए क्या होता है? ब्लड बाहर जाता है। ठीक है, और जो ऊपर से लाता है ये सुपीरियर वेना केवा, और ये क्या हो गया? इन्फीरियर वेना केवा। फिर मिट्रल वाल्व देखें, आयोटिक वाल्व आप देखते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल देखें, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो मसल्स होता है वो थिक होता है, और ये राइट वेंट्रिकल। अब बात करते हैं इसकी कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में कि इसका कंडक्टिंग सिस्टम जो होता है वो क्या होता है। तो कंडक्टिंग सिस्टम को समझने के लिए देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इसमें ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट की अगर बात करते हैं तो इसमें देखिए दिल का है भाई बात, तो दिल के बात को हम तो ध्यान से समझेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले जो भी हार्ट बीट होता है वो कहाँ से ओरिजिन हो रहा है। तो हार्ट बीट का जो ओरिजिन है, मतलब जो कह रहे हैं ऑटो रिदमिसिटी का, तो ये ओरिजिन आपके कहाँ से होता है? SA नोड से। इसका नाम है
साइनो आर्ट्रियल नोड। और साइनो आर्ट्रियल नोड में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे आप देखते हैं कि नॉर्मली जो एक्साइटेशन के लिए, किसी भी सेल के एक्साइटेशन के लिए हमें कौन से आयंस की जरूरत पड़ते हैं, सोडियम, पोटेशियम और एटीपेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और सोडियम पोटेशियम आपके आयंस आते हैं। तो नॉर्मली जो हमारा हार्ट है तो उसकी ऑटो रिदमिसिटी को मेंटेन कौन कराता है, मतलब अपने से, मतलब वो एक तरह से कह सकते हैं अनस्टेबल फॉर्म में रहता है, ठीक है। और ये अनस्टेबिलिटी के चलते इसमें आयंस जो होते हैं, इसमें सोडियम पोटेशियम, बाकी सब मसल्स में जैसे सोडियम पोटेशियम होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसके एक्साइटेशन के लिए सोडियम और कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। इसमें सोडियम और कैल्शियम क्या करता है कि इसमें इसकी ऑटोरिदमिसिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। अब साइनो आर्ट्रियल नोड, इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑटो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, पेस मेकर ऑफ द ऑर्गन, पेस मेकर ऑफ हार्ट। तो पेस मेकर ऑफ हार्ट क्या हुआ, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि विच इज नोन एज द पेस मेकर ऑफ हार्ट, उसको क्या कहेंगे, एसए नोड। एसए नोड को हम लोग क्या कहते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। फिर ये क्या होता है, एसए नोड से होते हुए इसके बीच में 3 इंटरनोडल फाइबर होते हैं, ठीक है, 1 और 2 और 3, और इसको कहते हैं देखिए 2 नोड्स के बीच में है इंटरनोडल फाइबर्स, और ये इंटरनोडल फाइबर्स कहाँ जाते हैं, AV नोड पे, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पे, ठीक है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से होते हुए ये अब कहाँ चला जाता है, बंडल ऑफ हिस, और ये जो बंडल ऑफ हिस में जाता है, और इसके बाद से फाइनली जब पूरे अगर हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराना है तो वो अपना जो है इंफॉर्मेशन बंडल ऑफ हिस से होते हुए किस में जाएगा, पुरकिंजी फाइबर्स में। अब पुरकिंजी फाइबर अब जब भी ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हार्ट अब क्या होगा, वो भी अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एवीएन पे आके क्या होता है कि आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड पे आके थोड़ा सा जो एक्साइटेशन है वो क्या होता है, वहाँ पे कुछ देर तक रुकता है, कुछ सेकंड, मिली सेकंड तक रुकता है। कारण क्या है कि मिली सेकंड से रुकने का कि जो वेंट्रिकल है वो अपना पहले काम कर दे, इसके बाद तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब तक वो क्या करेगा, तो कुछ देर के लिए वो रुकेगा। इसके बारे में विधिवत समझेंगे, बस हमें अभी क्या समझना है कि कंडक्शन पाथवे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले कहाँ से इसका पाथवे का सीक्वेंस आप याद कर लेंगे एग्जाम के लिए। तो एसए नोड से होते हुए कहाँ जाता है, आर्टरियो नोडल फाइबर से होते हुए वो जाता है आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड से होते हुए अब कहाँ जाएगा, बंडल ऑफ हिस, इसके बाद से जाएगा पुरकिंजी फाइबर। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे फास्टेस्ट जो है स्पीड ऑफ कंडक्शन कहाँ होता है, तो वो होता है पुरकिंजी सेल में। इसमें क्या होता है, फास्टेस्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन, ठीक है। और जो स्लोवेस्ट होता है इसमें क्या होता है, स्लोवेस्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन, ठीक है। ये जो है जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, और ऑटोरिदमिसिटी ये जो मेंटेन करता है, इसीलिए हार्ट की जो पेसमेकिंग वो नॉर्मली 72 बीट्स पर मिनट तक होता है, और इसके बारे में हम आगे भी समझेंगे, ठीक है। और लेकिन हार्ट को ये जो रेगुलेट, यहाँ पे समझ लीजिए, इस डायग्राम में समझ लीजिए कि ये जो है आपके, ये नॉर्मली अगर हम बात करें तो राइट जो अपर कॉर्नर होता है, ठीक है, राइट ऑरिकल के अपर कॉर्नर पे ये प्रेजेंट होता है। ये राइट ऑरिकल पे कौन प्रेजेंट होता है, एसए नोड। तो ये है आपका एसए नोड, एसए नोड। एसए नोड के बाद से ये जो फाइबर्स आप देख रहे हैं इसका नाम है इंटर नोडल फाइबर्स, ठीक है। और ये जो है आपका एवी नोड्स है, और फिर यहाँ से एवी नोड से ये जो निकल रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या हो जाएंगे, ये जो फाइबर्स हैं ये बंडल ऑफ हिस हैं, और बंडल ऑफ हिस में क्या होता है, एक जैसे ये सब क्या है, बंडल ऑफ हिस जो फाइबर्स हैं, कुछ इसके एंटेरियर फाइबर्स हो गए और चाहे पोस्टीरियर फाइबर्स हो गए, ठीक है। और इसके बाद ये जो है आपके ये हैं पुरकिंजी फाइबर्स,
ठीक है। तो ये मेनली जो है आपका क्या है, ये है कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। और कंडक्शन सिस्टम क्यों ऐसे नोट क्यों जरूरी है, क्योंकि वो ऑटो रिदमिसिटी को मेंटेन करता है। और उसमें जो आयंस होते हैं उसमें मेनली कौन से आयंस होते हैं, नॉर्मली और सब हार्ट के पार्ट में ये सोडियम और पोटेशियम का एटीपीज एंजाइम वर्क होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑटो रिदमिसिटी के लिए, उसके कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के लिए उसमें सोडियम और कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। और ऑलवेज जो है ये हमेशा ये अपने आप को क्या कर सकता है, ये ऑटो रिदमिसिटी को मेंटेन करता है। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर एशियन नोड अगर काम नहीं करता है तो हार्ट्स के पास एबिलिटी होता है कि फिर से जैसे कि ए बी नोड उसका टेक ओवर कर लेगा। अगर ए बी नोड डैमेज करता है तो अपना खुद से बंडल ऑफ हीट जो है वो मेंटेन करता है। लेकिन बस क्या होगा कि जो इसका बीटिंग इम्पल्स जो है वो पर मिनट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि बंडल ऑफ हीट्स का 40 से 45 इम्पल्स पर मिनट होता है, वही ए बी नोड का जो होता है 60 to 65 जैसे हो गया। और नॉर्मली जो है ये आपका बात करते हैं कि एशियन नोड का वो लगभग 72 बीट्स पर मिनट के हिसाब से ये रखता है। ठीक है। अब बात कर सकते हैं इसके मान लीजिए कि रेगुलेशन ऑफ हार्ट्स की बीट के बारे में। तो जो भी हार्ट बीट का जो रेगुलेशन है, जो मतलब ऐसे नोड्स का जो रेगुलेशन है वो नॉर्मली जो हार्ट बीट होता है लगभग 100 के आसपास होता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ उस पर जो वर्क करते हैं, कुछ उस पर निगेटिव फैक्टर्स भी वर्क करते हैं, जो कि मतलब हार्ट के ज़्यादा मतलब वो हार्ट बीट ज़्यादा डेवलप ना हो, मतलब ज़्यादा तेज ना हो। मतलब अगर मान लीजिए कि आपका जैसे हार्ट रेट की अगर हम बात करते हैं तो हार्ट रेट जो है नॉर्मल 60 to 100 बीट्स पर मिनट तक नॉर्मल माना जाता है। अगर मान लीजिए अगर लेस देन 60 और मोर देन 100, तो अगर 100 से ज़्यादा हो जा रहा है और लेस देन 60 अगर 60 से कम हो रहा है, ठीक है, तो दो कंडीशन आता है। एक तो आता है कि जल्दी जल्दी हार्ट क्या कर रहा है, मतलब बीट कर रहा है, तो उसको कहते हैं हम लोग ये ज़्यादा बीट्स हो रहा है तो 100 बीट्स पर मिनट। तो 100 बीट्स और मोर देन 100 बीट्स पर मिनट मतलब एक मिनट में बहुत बार 100 बार धड़क रहा है, हार्ट बीट है, तो इसको कहते हैं टेकी कार्डिया। और इसको क्या कर सकते हैं, टेकी का ब्रेडी कार्डिया। तो बहुत सारा ड्रग्स है, चाहे बहुत सारा मेडिसिन है जो कि क्या कर सकता है, चाहे बहुत सारे हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं कि जो ब्रेडी कार्डिया भी कर सकते हैं और जो टेकी कार्डिया भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम समझने के लिए देखें कि कैसे रेगुलेशन होता है। तो हमारे जैसे कि ब्रेन में होते हैं रेगुलेटरी सिस्टम, जैसे कि मेडुला ऑब्लांगाटा। ये मेडुला ऑब्लांगाटा क्या करता है, इसमें दो इफेक्ट होता है। एक तो होते हैं कि मान लीजिए एक मतलब दो हार्मोन चाहे दो सब्सटेंसेस जैसे इसमें ये रिलीज कर सकता है। एक तो कर सकता है ये मान लीजिए कि एक जो है इसमें कार्डियक जैसे स्टिमुलेटरी फैक्टर्स हो सकते हैं, एक हो सकते हैं आपके कार्डियक इनहिबिटरी फैक्टर्स। तो इस कार्डियक स्टिमुलेटरी फैक्टर्स पे इस पे वर्क इसके चलते सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होता है। और इस सिंपैथेटिक एक्टिवेशन से क्या होगा कि जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट बढ़ेगा। हार्ट रेट बढ़ेगा तो जो वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन है, जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ेगा। अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो आप भी जानते हैं जो कार्डियक आउटपुट है, मतलब पर मिनट जो ब्लड पंप कर रहा है हार्ट, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इसी के अपोजिट अगर कार्डियक इफेक्ट है, जैसे मान लीजिए इस पर अगर वर्क करता है कौन, पैरासिम्पैथेटिक, अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अगर वर्क करता है तो इससे क्या होगा, आपका जो हार्ट रेट है वो कम हो जाएगा। जब हार्ट रेट अगर कम होगा तो पेशेंट का जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो भी कम हो जाएगा। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कम तो क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी कम। ठीक है। तो ये नॉर्मली आपका जो कार्डियक स्टिमुलेटरी और कार्डियक इनहिबिटरी फैक्टर्स है ये। और बहुत सारे जैसे हार्मोन्स हैं, बहुत सारे इमरजेंसी हार्मोन्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एड्रेनलिन के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एड्रेनलिन के बारे में बात करें तो चाहे हम बात करते हैं थायरॉक्सिन के बारे में, तो थायरॉक्सिन हो गया तो ये क्या करेंगे, हार्ट रेट जो हार्ट बीट जो है ये बढ़ा देते हैं, हार्ट रेट बढ़ा देते हैं।
और जैसे कि मान लीजिए सेवरल अदर ड्रग्स लाइक सेवरल अदर्स सब्सटेंसेस लाइक एडिनोसिन हो गए, चाहे लैक्टेट हो गया, चाहे सेवरल आयंस हो गया, जैसे कि पोटेशियम आयन हो गया, हाइड्रोजन आयन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, चाहे बहुत सारा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो क्या करता है कि बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को रिलीज कराता है। और उस मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स के चलते क्या होता है कि जो लोकली जो क्या होता है कि जो भी वेसल्स होते हैं उसका क्या होता है, डायलेशन होता है। और जब वेसल्स का डायलेशन होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे समझिए नॉर्मली कि मान लीजिए कि ये कोई सेल है और इसमें जो ब्लड सप्लाई आ रहा है, यहाँ पे जो इसके आसपास जो ब्लड सप्लाई आ रहा है, तो इसमें मान लीजिए बहुत सारे जैसे कि कोई एडिनोसिन सब्सटेंसेस हो गया, चाहे वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज ज़्यादा है, ठीक है। फिर इसके बाद से बात करते हैं पोटेशियम हो गया, H+ आयन हो गया। तो ये सब क्या है, और शायद और भी सेवरल जो मेटाबॉलिक जो सब्सटेंसेस है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं, वो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स क्या होंगे, जब ये रिलीज होंगे तो ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स इन ब्लड वेसल्स का क्या करा देंगे, इस ब्लड वेसल्स का क्या करा देंगे, डायलेशन। जब ये ब्लड वेसल्स डायलेट करेगा तो यहाँ पे जो है ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो उस पार्टिकुलर सेल के पास, चाहे उस पार्टिकुलर ऑर्गन के पास क्या हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा O2 का सप्लाई भी होगा उसके पास। और दूसरा O2 का जब सप्लाई होगा उसके साथ साथ वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का भी सप्लाई होगा। तो ये मेनली आपके नॉर्मल फिजियोलॉजी में होता है कि मान लीजिए कि बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है, आफ्टर उस प्रोडक्ट्स के बनने के बाद वहाँ पे ब्लड वेसल का डायरेक्शन, तो फिर कि फर्दर जो है ऑक्सीजन आए और वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स आए, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मली हार्ट रेगुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो दो चीज़ पर निर्भर करता है। एक तो न्यूरल कंट्रोल, जो कि न्यूरल कंट्रोल मेडुला ऑब्लोंगाटा में भी अगर बात करते हैं तो एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक जो है वो कार्डियक स्टिमुलेटरी होता है, और जो कार्डियक इनहिबिटरी की अगर बात करें वो होता है पैरासिम्पैथेटिक। और सेवरल जैसे हार्मोन्स हो गए वो आपके रेगुलेट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एड्रेनलिन हो गया, चाहे थायरोक्सिन हो गया। तो ये सब भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और बहुत सारा जैसे कि मान लीजिए कि इसके बाद हम पढ़ेंगे सेवरल्स, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आपके जैसे कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। और कार्डियक साइकिल के बाद से उसमें कुछ अगला जो टॉपिक होगा उसमें ईसीजी होगा। ईसीजी के बाद से सेवरल्स, उसी के साथ हम कुछ रिलेटेड डिजीज़ के बारे में और ब्लड सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, एंड ऑल्सो डू कमेंट्स व्हाट द टॉपिक यू वांट। एंड जो भी आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे जो भी आपको अगर कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, सवाल कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।